आज पहला दिन है आप सब लोगों का एलटी कमीशन डे 1। इसमें हम भाषा और उसके विकास के बारे में जानेंगे कि जो भाषा है उसका विकास कैसे होता है और कौन-कौन से महत्वपूर्ण पहलू हैं जो भाषा को जानने के लिए ज़रूरी हैं या मतलब कौन-कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनसे भाषा बनती है। सबसे पहले इसमें देखिए भाषा की उत्पत्ति, परिभाषा, विश्व की भाषाएँ, भाषा परिवार और भारतीय आर्य भाषाएँ। तो यहाँ से हम पहुँचेंगे भाषा से अपनी हिंदी भाषा तक। सबसे पहले हम विश्व की भाषाओं के बारे में जान लेंगे कि विश्व की कितनी भाषाएँ हैं और यहाँ से आपको एक प्रश्न ज़रूर बनता है और एक प्रश्न से क्या, एक से ज़्यादा प्रश्न आपको बनेंगे। मेरे बोलने का मतलब ये है कि आपको भाषा वाले पोर्शन से प्रश्न ज़रूर आएगा। तो मेनली सबसे पहले आपने एक तो भाषा की परिभाषा आप सब लोगों को आ जाती है। वो बताने की ज़रूरत उसको नहीं है कि भाषा क्या है, सरल साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों के सामने बोलकर का या लिखकर प्रकट करता है। तो भाषा के संबंध में बहुत सारी परिभाषाएँ आपको मिल जाएँगी, आपके पास कोई भी बुक अगर है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। विश्व की भाषाएँ, ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ये कि इसको हम देखेंगे इस वाले चैप्टर में। फिर उसके बाद आता है आपका जो भाषा परिवार है, कि जितनी भी विश्व की भाषाएँ हैं, संसार की जो भाषाएँ हैं, उनको अलग-अलग भागों में रखा गया है, जिनको हम परिवार कहते हैं। तो कितने भाषा परिवार हैं? गुड मॉर्निंग अनु। तो ये चीज़ भी इसके अंतर्गत आएगी। फिर लास्ट में हम अपनी भारतीय आर्य भाषाओं तक पहुँचेंगे, तो कैसे हम इस पूरे प्रकरण से गुज़रते हैं या यूँ कहें कि इस पूरी प्रक्रिया से गुज़रते हैं कि सबसे पहले हम भाषा के बारे में देखेंगे, भाषा के बाद हम विश्व की भाषाओं को देखेंगे, विश्व की भाषाओं को हम अलग-अलग खंडों में विभाजित करेंगे, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, पारिवारिक क्षेत्र के आधार पर। तो अलग-अलग तरीके से इसका विभाजन होता है और भाषा में कौन-कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में हम रखने जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर भाषा। देखिए, कई बार हो सकता है आपको यही पूछा जाए कि भाषा किस धातु से बनी है, तो ये जो शब्द है भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है भाष व्यक्ताम वाची अर्थात व्यक्त वाणी। मतलब हर वो चीज़ जो हमारे मुख से निकलती है, वही क्या है? वही भाषा है। कहने का मतलब सिंपल सा यही है। तो कामता प्रसाद गुरु देखिए जिन्हें हिंदी का पाणिनि कहा जाता है, कामता प्रसाद गुरु, हिंदी का पाणिनि। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इन्हें पाणिनि क्यों कहा जाता है? देखिए, किसी को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है, किसी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। पाणिनि के साथ ही हम इनकी कंपैरिज़न क्यों करते हैं हिंदी के? देखिए, जो पाणिनि थे वो आपके क्या थे? संस्कृत के आचार्य थे ना या व्याकरण जिसको कहते हैं। जो व्याकरण की रचना करता है उसे कहते हैं वैयाकरण, ऐसा। ये भी आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आता है, इसको आप लिख दीजिए व्याकरण। मतलब जो व्याकरण शास्त्र में निपुण हो। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसका सही जो लेखन है ना? तो वो इस तरीके से इसका वर्तनी बनती है व्याकरण, ठीक है? तो कामता प्रसाद गुरु इनको हिंदी का पाणिनि इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस तरीके से पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी, जो व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है? कई बार अष्टाध्यायी के बारे में ये भी चीज़ पूछी जाती है कि यह व्याकरण ग्रंथ है या ज्योतिष ग्रंथ है या कोई दूसरी चीज़ है। तो इसलिए जो महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने सबसे पहले संस्कृत में व्याकरण लिखने में किया, वही महत्वपूर्ण काम जो है हिंदी में इन्होंने किया और प्राकृत में हेमचंद्र ने किया। इसीलिए हिंदी का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु, लेकिन कई जगह आपको दिखेंगे किशोरीदास वाजपेयी। लेकिन सर्वमान्य जो मत है वो आपका कामता प्रसाद गुरु। और कामता प्रसाद गुरु की प्रसिद्ध रचना हिंदी व्याकरण जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर शुरुआती दौर में उसके पहले ही पेज में आपको ये वाली परिभाषा मिल जाती है भाषा के संदर्भ में, कि भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली-भांति प्रकट कर सकता है, दूसरों के विचार स्पष्टतया समझ भी सकता है। तो ये चीज़ कहाँ पर मिलती है? हिंदी व्याकरण में कामता प्रसाद गुरु के जो छोटी-सी पुस्तक है उसमें, ठीक है? तो इसी को आधार मानकर हम चलते हैं आज भी कि हमारा जो व्याकरण है, इस तरीके से चलता है। तो ये चीज़ें देखिए यहाँ पर पाणिनि के साथ इनका कंपैरिज़न इसलिए होता है क्योंकि ये व्याकरण वैसे ही हुए हैं, व्याकरण। व्याकरण और व्याकरण 2 चीज़ें हैं। व्याकरण एक पुस्तक है, व्याकरण उसका क्या है? रचनाकार है। बस ये चीज़ आपने याद रखनी है ना? तो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों में कई बार पूछा जाता है कि जो व्याकरण का रचयिता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे व्याकरण कहते हैं। फिर एक पाश्चात्य चिंतक की यहाँ पर परिभाषा रखी गई है देखिए, हेनरी स्वीट। तो इनका कथन क्या है? ये कहते हैं कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। तो ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण भी सेम ही चीज़ है ऐसी। ध्वन्यात्मक ध्वनि का मतलब आवाज़ शब्दों द्वारा जो हम निकालते हैं, जब वो प्रस्तुत होती है सबके सामने, वही क्या है? वही आपकी भाषा है। इसके अलावा और भी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। भाषा जो है ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों पर बोलकर, लिखकर, सुनकर जैसे भी चीज़ें प्रकट करते हैं, ये सब चीज़ें आपको आ जाती हैं भाषा से रिलेटेड, बस थोड़ा-सा इसको भूमिका बाँधने के लिए ज़रूरी था। फिर सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ आती है, आपने कई परीक्षाओं में ये चीज़ देखी होगी, पूछी गई है, ठीक है?
कि भाषा के कितने तत्व होते हैं। तो ये चीज कई बार मतलब इसको पूछा गया है और इसको बहुत सारे विद्यार्थी वहां पर गलत करके आते हैं। तो ये चीज आप देखिए, है ना, इसको आपने ध्यान रखना है कि कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं। सबसे पहले तो देखना है आपने कि भाषा बनती कैसे है। ठीक है, सबसे भाषा की अगर छोटी इकाई देखेंगे आप तो वर्ण है। ठीक है, वर्ण से आपका क्या बनेगा, शब्द बनेगा, शब्द से आपका पद बनेगा, पद से आपका पदबंध बनेगा, पदबंध से आपका वाक्य बनेगा, उपवाक्य बनेगा, उपवाक्य से आपका वाक्य जाके बनेगा। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, इस प्रक्रिया से गुजर कर क्या बनती है, आपकी पूरी की पूरी भाषा बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम तत्वों की बात करें, जिस प्रकार मानव शरीर पंच तत्वों से बना है, उसी प्रकार भाषा के भी मुख्य जो है 4 तत्व हैं। ठीक है, ये वाला जो आपने याद रखना है, कितने तत्व हैं इसमें, 4 तत्व हैं। कई बार ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए कौन-कौन से हैं। सबसे पहले आते हैं इसमें ध्वनि। ध्वनि का मतलब क्या है, आपके वर्ण जिसको कहते हैं या जिसको स्वनिम भी आप कहते हैं। तो इसमें मैंने एक भेद बताया था, शायद जो टेट में हमारे साथ पहले से पढ़ रहे थे, ध्वनि और वर्ण में क्या भेद है। जो भी हम मुख से बोलते हैं वो क्या है, वो ध्वनि है। लेकिन जब हम उसी ध्वनि को लिखित रूप में परिवर्तित कर देते हैं, वो आपका वर्ण है। ये चीज आपने याद रखना है, ध्वनि पहले आएगी, वर्ण बाद में बनेगा वो, क्योंकि आवाज हमने पहले निकाल दी, फिर हमने उसको लिखने की कोशिश की, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉमन सा डिफरेंस है ध्वनि और वर्ण में। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। समझ आ गई बात। फिर जो सबसे पहली बात आती है, देखिए भाषा के तत्वों में सबसे पहली चीज है ध्वनि। ठीक है, उच्चारण के आधार पर भाषा की यह सबसे छोटी इकाई है। देखिए ये सबको आ जाता है कि ये भाषा की लघुत्तम इकाई है। तो देखिए किस आधार पर है, उच्चारण के आधार पर, ये चीज आपने याद रखनी है। दूसरी चीज आती है शब्द, या फिर इसको आप पद भी कहेंगे, जो सारे जुड़ जाते हैं। तो इसको हमने 2 भागों में रखा है यहाँ पर, देखिए शब्द और पद। इसको देखिए आपने क्या देखना है, एक बार मैं इसको हटा देता हूं, फिर आपको इसको और ज्यादा अच्छे से समझाए। शब्द का मतलब है देखिए सार्थकता, और जो आपका पद है देखिए व्याकरणिक योग्यता। 2 चीजें हैं यहाँ पर। अगर आपसे पूछा जाए सार्थकता के आधार पर या सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, तो इसको आप नोट डाउन अलग से कर सकते हैं कि सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई है शब्द। अगर पूछा जाए व्याकरणिक योग्यता की दृष्टि से, तब आ जाएगा आपका पद। ये 2 चीजें हैं, शब्द और पद में थोड़ा सा डिफरेंस ये है यहाँ पर, कि अगर आपको सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई पूछे जाए, तो देखिए जब आप एक शब्द कहते हैं ना, वो सार्थक ही होता है, या जब हम भाषा में उसको लाते हैं तो कुछ ना कुछ अर्थ निकलता ही है उसका। ये चीज आप याद रखिए। ठीक है, तो अभी तो शब्द की परिभाषा भी यही है कि सार्थक शब्दों का जो वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है, जो एक निश्चित अर्थ प्रदान करे, वही आपका क्या है, वो एक शब्द है। ठीक है, तो सार्थकता। और दूसरी चीज है पद। पद का मतलब है व्याकरणिक योग्यता, मतलब जो वाक्य क्या है, वो व्याकरणिक दृष्टि से योग्य हो उसके अंतर्गत आने के लिए। तो ये चीज हम विस्तार से जानेंगे जब हम वाक्य के बारे में पढ़ेंगे कि ये योग्यता क्या होता है। ये भी एक वाक्य का तत्व है, जैसे हम यहाँ पर भाषा के तत्वों की बात कर रहे हैं। उसमें स्थानिक समीपता होनी चाहिए, ठीक है, उसमें जो योग्यता होनी चाहिए सही अर्थ को बताने की, तो निकटता होनी चाहिए। ये कुछ एक चीजें हैं जो व्याकरण के रिलेटेड आती हैं, आपके जो वाक्य है उससे रिलेटेड, तो उनको हम वहां पर देखेंगे। यहाँ पर सिंपली आप याद रखना है, सार्थकता की दृष्टि से क्या है, शब्द है, और व्याकरणिक योग्यता की दृष्टि से पद जो है भाषा की लघुत्तम इकाई है। इसको आप अलग करके भी लिख सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। फिर अगली जो चीज है देखिए इंपॉर्टेंट चीज, तीसरा तीसरा जो इसका तत्व है वो है वाक्य। तो भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई, तो देखिए यहाँ पर आपने कंप्लीट आज इसको जान लिया सही तरीके से कि भाषा की जो सार्थक इकाई, तो हम पहले से जानते थे कि सार्थक इकाई क्या है भाषा की, वो वाक्य है। लेकिन ये जो पूर्ण शब्द है, ये हमारे नॉलेज को और विस्तृत कर रहा है कि जो अगर हमें इस तरीके से पूछा जाए कि भाषा की जो इकाई वाक्य है, वो कैसी इकाई है, वो पूर्णतः सार्थक है, उसमें कोई भी कमी नहीं रहेगी। उच्चारण की दृष्टि से देख लिया हमने, सार्थकता की दृष्टि से देख लिया, फिर उसके बाद हमने व्याकरणिक योग्यता की दृष्टि से भी देख लिया कि पद आता है, फिर लास्ट में आपका जो आता है भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई क्या है, वो आपका वाक्य है। तो देखिए जब हम एक वाक्य कहते हैं, तभी हमारी भाषा पूरी क्या होती है, कंप्लीट होती है। इसीलिए इसको कहा गया है कि वाक्य है जो भाषा की सबसे पूर्ण और सार्थक इकाई मानी जाती है। ठीक है, लास्ट में जो चौथा तत्व आता है, देखिए 4 तत्वों में, वो है अर्थ। अर्थ का मतलब होता है शब्द के द्वारा होने वाली जो प्रतीति है, उसको ही अर्थ कहते हैं। मतलब शब्दों के द्वारा जो हमें प्रतीत होता है, वही अर्थ होता है। जब हम कोई शब्द कहते हैं ना, उससे हमें एकदम से हमारे दिमाग में कुछ चीज समझ बन जाती है और हम उसका अर्थ समझ जाते हैं। तो अर्थ तो आप सब लोग जानते ही हैं कि क्या चीज होती है। ये जो 4 चीजें हैं,
किसी भी भाषा को जानने के लिए, चाहे संसार की कोई भी भाषा हो, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जिस प्रकार मनुष्य का जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है, उसी प्रकार भाषा भी 4 तत्वों से बनी है। उसी प्रकार आप देखेंगे वाक्य के अलग 5-6 तत्व हैं, है ना? हर एक चीज़ों के आपको कहीं न कहीं तत्व ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो इन 4 तत्वों को आप अपने मन में बिठा लीजिए और इनकी जो ये परिभाषाएँ हैं थोड़ी-थोड़ी, इनको आप याद रख लीजिए। कई बार आपको ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई क्या है? तो वहाँ पर ये मत कीजिएगा, वाक्य मत कीजिएगा, वहाँ पर आपका शब्द हो जाएगा। व्याकरणिक योग्यता की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई, इस तरीके से आपको प्रश्न बन सकता है, तो वहाँ पर उसका पद कीजिएगा, शब्द नहीं करना है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ से आपके 4 तत्व हैं, 4 प्रश्न डायरेक्टली पूछे जाएँगे। फिर 5वाँ प्रश्न आपको मेन प्रश्न जो है, भाषा के कितने तत्व हैं, ये आपको पूछा जा सकता है। दूसरे तरीके से प्रश्न कैसे बनेगा कि भाषा का जो है तीसरे नंबर पर कौन-सा चीज़ आती है, ठीक है? तो वाक्य आता है तीसरा। ये चीज़ आप याद रखें। दूसरे नंबर पर हम शब्द और पद दोनों को ही एक साथ लेते हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है क्रमानुसार। इन फ्यूचर अगर आप यूजीसी नेट की परीक्षा देने जाएँगे तो वहाँ पर आपको ऐसे डीप जाके थोड़ा-सा प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, अभी आपको देखिए भाषा हमने देख लिया, उससे पहले हमने भाषा की परिभाषा जान ली कि भाषा की क्या चीज़ें हैं, जो भाषा क्या होती है। अब यहाँ पर देखिए एक तरफ भाषा के विविध रूप रखे हैं, एक तरफ भाषा की विशेषताएँ रखी हैं। इसको आप छोटा मत समझिएगा कि ये चीज़ जो है नहीं पूछी जाती। अभी आपने टेट की परीक्षा दी है तो वहाँ पर आपने एक चीज़ देखी, तो ये चीज़ पूछी थी ना भाषा के बारे में, क्या भाषा जो है विशेषता कौन-सी नहीं है या कौन-सी है? सबसे पहले भाषा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ये सामाजिक संपत्ति है, किसी एक व्यक्ति की जागीर भाषा कभी भी नहीं हो सकती है। इस चीज़ को आपने याद रखना है, ठीक है? फिर दूसरी चीज़ क्या आती है? सतत प्रवाहमान, ये भाषा निरंतर तरीके से चलती रहती है, बहती रहती है, प्रवाहमान है मतलब पानी की तरह, ठीक है? जैसे हमारे पूर्वजों की अलग भाषा थी, धीरे-धीरे उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है और वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद अर्जित संपत्ति है। अर्जित से आप क्या समझते हैं कि अर्जित है, हमने अपने पूर्वजों से सीखी है, उन्होंने अपने पूर्वजों से सीखी है और इस अर्जन की प्रक्रिया में हम देखते हैं कि उसमें थोड़े बहुत चेंजेज़ आ जाते हैं और समय के साथ-साथ ये परिवर्तन कब आता है हमें पता भी नहीं चलता कि इस निश्चित तिथि में ये परिवर्तन आ गया है। तो ये परिवर्तनशीलता जो है वो भाषा की सबसे प्रमुख विशेषता मानी जाती है। ठीक है? और आप देखते हैं कि जो भाषा है वो स्थान-स्थान पर बदलती रहती है। तो इस पर एक पंक्ति भी है ना, भाव संप्रेषण का माध्यम है कि आप अपने विचारों और भावों को अभिव्यक्त करते हैं, तो इसलिए इसको कहा जाता है कि भाषा क्या है, ये भाव संप्रेषण का सबसे सशक्त माध्यम माना जाता है भाषा का। अनुकरण से ही सीखी जाती है। अनुकरण से आप क्या समझते हैं कि जब आप एक-दूसरे का जब अनुसरण करते हैं, अनुकरण करते हैं, उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। कई बार आप देखते हैं कि आपको किसी के बोलने का लहज़ा अच्छा लगता है या किसी से आप ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो आप इस तरीके से भी ज़्यादा ध्यान देते हैं। खासकर आप विदेशों में देखते हैं जहाँ पर आपको अ, आपका जो शब्द का जो बोलने का स्टाइल है, आपके मुँह की जो आकृति है, इस पर भी ज़्यादा बल दिया जाता है, बनस्पत हमारे भारतवर्ष के। ठीक है? तो ये चीज़ आपने देखनी है कि अनुकरण से ही भाषा को सीखा जा सकता है और जटिलता से सरलता की ओर भाषा निरंतर बढ़ती रहती है ना? आपने देखा होगा या फिर आगे हम देखेंगे इस चीज़ के बारे में कि जो भाषा है, वो क्या है? वो जटिलता से सरलता की ओर बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? हमने देखा है पहले जैसे आपकी वैदिक संस्कृत थी, आपने अगर ध्यान से कभी इस चीज़ को पढ़ा होगा, तो वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत में क्यों गए? क्योंकि वैदिक संस्कृत बहुत कलिष्ठ भाषा हो गई थी एक तरीके से, विशिष्ट वर्ग की भाषा हो गई थी, जिस कुछ लोग ही समझ सकते थे या जो समाज का उच्च वर्ग था, वो ही समझ सकता था। तो इसलिए जनमानस क्या करता है, एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है, जो बहुत ही आसान हो, ग्राह्य जिसको कहते हैं और जिसको ईज़ी समझा जा सकता है। ठीक है? तो इसलिए भाषा क्या है, निरंतर जटिलता से सरलता की ओर जाती है और जब वही सरलता फिर से जटिलता में तब्दील होने लगती है, तो ब दोबारा जो है एक नई भाषा जन्म लेती है और यही क्रम आप देखते हैं, पहले वैदिक संस्कृत था, फिर लौकिक संस्कृत आया। लौकिक संस्कृत से आप जब उसमें खराबियाँ आती गई, तो वो पाली में चला गया, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से पुरानी हिंदी, पुरानी हिंदी से आपकी जो आधुनिक हिंदी तक हम ऐसे पहुँचे हैं। तो ये प्रक्रिया, ये जो पूरा क्रम है, विकास क्रम है भाषा का, ये भी आपको याद रखना है कि सबसे प्राचीन भाषा कौन थी? हालाँकि आगे हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो मेरे बोलने का मतलब यहाँ पर यही था कि जटिलता से सरलता की ओर भाषा निरंतर तरीके से चलती रहती है। फिर संरचना पृथक। संरचना का मतलब होता है आपका बनावट, कि भाषा की जो बनावट है, वो हर एक भाषा की आप देखेंगे चाइनीज़ को अलग तरीके से लिखते हैं, भारत में ही आपकी इतनी ज़्यादा भाषाएँ हैं, कोई जलेबी की तरह देखते हैं आप ये मलयालम, कन्नड़ वगैरह जो भाषाएँ नीचे की,
यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि इसमें शिरो रेखा नहीं लगती है, किसी में लगती है, किसी में आप देखते हैं कि इंग्लिश में कुछ अलग तरीके से लिखा जाता है। तो ये जो बनावट है, वो हर एक भाषा की क्या है, अलग-अलग होती है। समझ आ गई बात? ये थी भाषा की विशेषताएँ। इसको आपने याद रखना है। यहाँ से आपको प्रश्न बनता है, इसको आप स्किप मत कीजिए, यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर भाषा के विविध रूप, तो ये आप सब लोग जानते हैं, मानक भाषा या शुद्ध भाषा। मानक भाषा ऐसी होती है जो व्याकरणिक दृष्टि से आपकी क्या हो, शुद्ध हो, या इसको हम परिनिष्ठित हिंदी, परिनिष्ठित भाषा भी कहते हैं। जब हम हिंदी की बात करेंगे तो हम हिंदी कहेंगे, लेकिन अभी हम भाषा की बात कर रहे हैं तो परिनिष्ठित या शुद्ध भाषा का मतलब होता है आपका मानक भाषा। क्लियर है इतना? फिर आती है उपभाषा। उपभाषा के अंतर्गत हम क्या चीज़ आती है, जो किसी क्षेत्र विशेष या वर्ग की भाषा है, या फिर भाषा की जो छोटी बहन है, मान के चलिए आप, वही उपभाषा है। अपभाषा का मतलब है, जैसे अपभ्रंश से आप सीखते हैं ना, अपभाषा, बुरी भाषा, यूँ कहें, या जो मानक नहीं है, उसको आप अपभाषा कहेंगे। व्यक्ति बोली, जो इस व्यक्ति विशेष की बोली है। विशिष्ट भाषा, वही चीज़ है जो विशिष्ट वर्ग की भाषा है। कूट भाषा, कूट भाषा का मतलब जैसे हम इशारों से किसी के साथ बात करते हैं, कूट लैंग्वेज, ठीक है? और कूट लैंग्वेज आपके खासकर ये यांत्रिक भाषा भी इसको आप कह सकते हैं। फिर कृत्रिम, और उसके बाद राष्ट्रभाषा। इसके अलावा जैसे आपकी संपर्क भाषा वगैरह-वगैरह और चीज़ें भी आती हैं, तो उनको आप जब हम हिंदी भाषा के अंतर्गत देखें, तो वहाँ पर हम इन चीज़ों को और अच्छे से जानेंगे। सिंपल आपने ये याद रखना है यहाँ पर कि ये अलग-अलग भाषा के रूप हैं, इस तरीके से भी भाषा बदलती रहती है। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, एक तरफ थी भाषा की विशेषताएँ, दूसरी तरफ थे भाषा के विविध रूप। हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ से विविध रूपों से आपको ज़्यादा प्रश्न नहीं बनेंगे। यहाँ से आपको सिंपली सा मानक भाषा याद रखनी है। व्यक्ति बोली, ठीक है? तो ये हो सकता है आपको थोड़ा बहुत पूछा जाए, या फिर किसी स्थान विशेष में जो बोली जाए, वो आपकी क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। ठीक है? ये चीज़ है। तो ये हो गई भाषा की विशेषताएँ और इसके विविध रूप। फिर आता है कि भाषा के जो विकास के जो चरण हैं, वो कौन-कौन से हैं? मतलब भाषा का जो विकास है, किन चरणों से होकर गुज़रता है? सबसे पहले तो होता है आपकी भाषा, वो आंगिक होती है। इसको मैं आप ऐसे लिख दीजिए अलग करके कहीं। यहाँ मैं एक बार इसको हटा देता हूँ। भाषा के विकास के जो चरण हैं, मेनली 3-4 चरण हैं इसके। सबसे पहले आएगा आपका आंगिक, ये ऐसे। आंगिक मतलब शारीरिक भी, आप अंग से बात करते हैं ना, कायिक, आंगिक, कायिक भी बोल सकते हैं आप इसको, आंगिक। फिर दूसरा आता है उसके बाद वाचिक, वाचिक। तो ये जो शब्द आपको आए थे, देखिए, अगर टेट वालों ने द ढंग से देखा होगा, जब हम काव्य शास्त्र को पढ़ रहे थे, है ना? अनुभाव में आए थे ना ये? अनुभाव में आए थे कि किस में आए थे? कितने प्रकार के यस अनुभाव सर, होते हैं, कायिक, ये थे वाचिक, कि है अंगिक, ना? वाचिक, सात्विक, आहार्य। हाँ, तो ये 2 तो उसी में से आ गए, ठीक है? आंगिक और वाचिक। फिर उसके बाद आता है लिखित। वाचिक होता है मतलब बोल के। फिर नेक्स्ट आ जाएगा लिखित, ठीक है? ये आपने लिख लेना है। एंड चौथा जो क्रम है इसमें, यांत्रिक। यांत्रिक मतलब जो हम यही बात कर रहे थे ऊँट की, यांत्रिक, इसको लिख दीजिए चौथा। ये जो अलग-अलग चरण हैं इसके, ठीक है? इनको आप देख लीजिएगा। यांत्रिक, सबसे पहले आंगिक आ जाएगा, शारीरिक मतलब, फिर उसके बाद आपका कायिक आ जाएगा, या फिर इसको आप कह सकते हैं सॉरी, वाचिक दूसरे नंबर पर, जिसको मौखिक भी कह सकते हैं। मौखिक के बाद लिखित है, लिखित के बाद इसका यांत्रिक चरण है। तो इन चरणों से होकर गुज़रती है। ये चीज़ आपने थोड़ा-सा इसको ध्यान रखना है कि ये 3-4 इसके क्या हैं, अ, विकास के चरण हैं। ठीक है? हो सकता है इनसे आपको प्रश्न पूछा जाए, तो ये 4 चरण आपने याद रख लेने हैं भाषा से रिलेटेड। ठीक हो गया? देखिए, भाषा की परिभाषा हो गई, फिर भाषा के तत्व हो गए, फिर यहाँ पर भाषा की विशेषताएँ, भाषा के विविध रूप, भाषा के विकास के प्रमुख चरण। ये 4 चीज़ें यहाँ से आपकी कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपने, जो आपकी ये ऊपर वाली, जो हम विविध रूप में अपभाषा की बात कर रहे थे, तो अपभाषा को हम अमानक भाषा भी कहते हैं। ये मानक भाषा की उल्टी है, ठीक है? इसके ठीक विपरीत आपकी अपभाषा आती है। इसको आप थोड़ा-सा याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद विश्व की भाषाएँ। तो यहाँ तक हमारा जो काम था, वो था सिर्फ़ और सिर्फ़ किसको? भाषा को जानने का। अब हम पहुँच गए हैं विश्व की भाषाओं के ऊपर, कि हमने अध्ययन करना है भाषाओं के बारे में कि विश्व में कितनी भाषाएँ थी, उनसे हम हिंदी तक कैसे पहुँचेंगे, ये हम जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पर विश्व में लगभग 3000 भाषाएँ मानी जाती हैं। तो सर्वमान्य जो मत है, वो यही है कि विश्व की भाषाओं को
मतलब अगर संख्या के आधार पर, गणना के आधार पर देखा जाए तो लगभग 300 हैं। कुछ लोग 2900 मानते हैं, कुछ लोग 2776 मानते हैं, कुछ लोग जो अलग मानते हैं, लेकिन सर्वमान्य मत यही कहता है कि विश्व में लगभग 3000 भाषाएं मानी जाती हैं और इन भाषाओं को 2 भागों में विभाजित किया गया है। उन 2 भागों को नाम क्या दिया है आगे? आकृति मूलक और पारिवारिक। ठीक है? 2 भागों में बाँटा गया है सबसे पहले भाषा को। तो आप इसका एक चार्ट भी बना सकते हैं सीधे, ऊपर आप विश्व की भाषाएँ लिख देंगे, नीचे उसमें 2 आप ऐसे करके ये लगा देंगे, ठीक है? एक तरफ आपका आकृति मूलक आ जाएगा, दूसरी तरफ आपका पारिवारिक मूलक भाषाएँ आ जाएगा। तो इन 3000 भाषाओं को पहले 2 भागों में विभाजित किया गया, फिर जो आपकी आकृति मूलक है देखिए, उसको सबसे पहले किसने किया? श्लेगल, प्रोफेसर श्लेगल ने सबसे पहले आकृति मूलक वर्गीकरण दिया। ये हो सकता है आपको पूछा जाए तो इसको आप देख लीजिए। हालाँकि इतना डीप वैसे आपको कमीशन या एलटीटेट या फिर पीजीटी जो स्कूल लेक्चर न्यू है उसमें भी नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हो सकता है आपको पूछा जाए, इसलिए आप इसको थोड़ा-सा नोट डाउन कर लीजिए कि आपका जो सबसे पहले ये वर्गीकरण किसने किया था? प्रोफेसर श्लेगल ने किया था। एंड जो ये आपका आकृति मूलक वर्गीकरण है देखिए, इसमें हम क्या देखते हैं कि ये जो आपका रूपात्मक होता है, रूपात्मक मतलब भाषा के रूप के आधार पर इसका जो वर्गीकरण किया गया है ना? या फिर इसको रचनात्मक वर्गीकरण भी कहा जाता है। ये चीज़ भी आप थोड़ा-सा याद रख सकते हैं। लेकिन इतना डीप मैं समझता हूँ यहाँ पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। मेन-मेन चीज़ें ही आपने यहाँ पर फ़ोकस रखनी है, ठीक है? जो आकृति मूलक है। दूसरा आता है आपका यहाँ पर पारिवारिक मूलक। पारिवारिक जो वर्गीकरण है देखिए, इसके आगे तो 6 आधारभूत तत्व हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से आपको याद रखनी है वो है आपका कि इसके जो तत्व हैं, यही तत्व हमने भाषा के तत्वों में देखे थे। यहाँ पर इनको और विस्तृत रूप से किया गया है, लेकिन वहाँ पर हम क्या देखते हैं, वहाँ पर इसमें सिर्फ़ 4 चीज़ें बताई गई है, शब्द और पद को इकट्ठे किया गया है, ठीक है? ये जो स्थानिक समीपता है, इसको भी नहीं लिया गया है, ये चीज़ है। और पारिवारिक जो वर्गीकरण है, ये वाला जो दूसरे वाला है, इधर जो आएगा मतलब हमारा, उसमें क्या है, इसको हम वंशानुक्रम या फिर कुलात्मक वर्गीकरण भी इसको कहा जाता है। वंशानुक्रम या फिर वंशात्मक या फिर कुलात्मक। तो मतलब परिवार से निकला है, वंश की ही बात करेगा। तो यही चीज़ है। मेनली आपने ये 2 चीज़ें याद रखनी है, ज़्यादा इसमें डीप नहीं जाना है। अयोगात्मक, योगात्मक 2 चीज़ें आती हैं आकृति मूलक के अंतर्गत। ये हम इसको देख लेंगे कि इसका क्या मतलब है, ठीक है? मेनली यहाँ से आपने याद रखना है विश्व की भाषाएँ कितनी हैं, उनको कितने भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले इसका विभाजन आकृति मूलक हुआ, तो वो प्रोफेसर श्लेगल ने किया है, ठीक है? आकृति मूलक भाषा के अंतर्गत ही आपकी जो ये वियोगात्मक भाषा आती है या संयोगात्मक जो आती है देखिए, इसी में हम देखते हैं आगे जो आपकी योगात्मक है, ये वाली जो भाषा है, इसमें आपकी हिंदी आ जाएगी। तो हिंदी यहाँ तो ये योगात्मक है ना? लेकिन आगे हम देखेंगे कि ये क्या हो जाती है आपकी हिंदी भाषा, वो वियोगात्मक में चली जाएगी। फिर तो दोबारा आपको ज़्यादा डीप हो जाएगी ये चीज़, तो इसलिए इसको आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए मेरे अनुसार। क्यों? क्योंकि ये चीज़ आपको काम की नहीं है। यहाँ पर सिंपली आपके काम की जो चीज़ें हैं, जो इस स्लाइड में लिखी गई हैं, वो ही। इतना सा ही आपको पूछा जाएगा। इसको आगे अगर आप डिफाइन करने लग जाएँगे योगात्मक को, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी आ जाएगी कि प्रकृति और प्रत्यय मतलब मेन जो शब्द है, उसके साथ जो प्रत्यय है, वो बाद में लगता है। तो इसको रहने दीजिए। इसको हम फुर्सत में देखेंगे अगर आपको ज़्यादा यूजीसी नेट की परीक्षा की में जाना है या फिर दूसरी जो बड़ी परीक्षा में जाना है ना? जहाँ पर आपका मेंस हिंदी हो, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें ज़्यादा फ़ोकस करनी है। मेनली यहाँ पर आपको यही चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है? हो सकता है कई बार आपको ऐसे पूछा जाए कि हिंदी किस प्रकार की भाषा है? तो उसमें आप लिख देना है कि हिंदी आपकी वियोगात्मक भाषा है, जो आकृति मूलक जो आपका वर्गीकरण है, उसके अंतर्गत आती है, ठीक है? पहली चीज़ है कितनी भाषाएँ हैं, दूसरी चीज़ है कितने वर्ग हैं, वर्गों में सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया, फिर हिंदी इस वर्ग के अंतर्गत आती है। ये जो तत्व हैं, ये आपने याद रखने हैं, कई बार आपको प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि जो आपके भाषा के 4 तत्व बताए गए हैं, वो किसके आधार पर हैं? इसी के आधार पर है, पारिवारिक वर्गीकरण के आधार पर। वहाँ पर आपका जो आपका पद है, ये अलग से नहीं मिलेगा और स्थानिक समीपता भी इसमें नहीं मिलेगी। ये चीज़ आपने याद रखनी है। क्लियर हो गया? चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर। फिर आता है आप भी आपके ये भाषा परिवार बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये स्लाइड, इसको आप ध्यान से देखिएगा। जितने भी आपके जो भाषाएँ थी, ये तो पहले आपका हो गया
एक आपका आकृति मूलक वर्गीकरण हो गया, दूसरा आपका पारिवारिक वर्गीकरण हो गया। तो पारिवारिक वर्गीकरण में हम देखते हैं कि जितने भी आपके जो भाषाएं हैं उनको अलग अलग परिवारों में विभाजित किया गया है। तो कितने परिवार हैं भाषा परिवार, ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखना है कि लगभग अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं, लेकिन फिर भी जो सर्वमान्य मत है वो ये कहता है कि जो 18 भाषा परिवार संसार में हैं और भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं, 4। तो ये 2 चीजें यहाँ से इंपॉर्टेंट है ना? हो सकता है आपको प्रश्न ऐसे पूछा जाए, विश्व की भाषाओं को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में या भौगोलिक खंडों में विभाजित किया गया? तो ये 4 भौगोलिक क्षेत्र हैं। आपके कौन-कौन से आते हैं इसमें देखिए, एक यूरेशिया है, दूसरा प्रशांत महासागरीय भूखंड है, तीसरा अफ्रीकी भूखंड है, चौथा अमेरिकी भूखंड है। तो ये 4 जो आपके भाषा क्षेत्र हैं, भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर इन 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है? इन 4 भागों के बाद आगे आप देखते हैं कि 18 जो इसके अंतर्गत भाषा परिवार आते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि अलग-अलग विद्वानों के वैसे अलग-अलग मत हैं। कुछ ये कहते हैं कि ये 12 भाषा परिवार हैं, 18 भाषा परिवार हैं। कौन-कौन से देखिए, यूरेशिया सबसे पहला जो भौगोलिक क्षेत्र है, यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया 2 चीज़ों से बनकर ये बना है, 2 नामों से, यूरोप और एशिया। यहाँ की जो भाषाएँ थी देखिए, इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा परिवार आते हैं। हो सकता है पहले प्रश्न आपको यही पूछा जाए कि किस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत सबसे ज़्यादा भाषा परिवार आते हैं, तो यूरेशिया है वो, यूरोप, एशिया। तो इसमें कुल जो भाषा परिवार आते हैं 10। तो देखना यहाँ पर 10 हैं, यहाँ पर एक ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है? 10 4 14, 14 1 15, 16, 17, 18। ये आपके 18 हो गए टोटल। अब यहाँ पर इसको एक बार आप देख लीजिए कि यूरेशिया के अंतर्गत कौन-कौन से आते हैं, भारोपीय। तो हमारे काम की जो चीज़ है, वो यही है, भारोपीय, भारत यूरोपीय। ठीक है? इसको कहा जाता है भारोपीय परिवार। तो हिंदी भाषा जो है, वो इसी परिवार के अंतर्गत आती है। इसके अलावा द्रविड़ परिवार की बहुत कम जो है यहाँ पर भाषाएँ बोली जाती हैं। चीनी थोड़ी बहुत ही है, बिल्कुल कम है भारतवर्ष में, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे काम की जो चीज़ है वो भारोपीय परिवार। हिंदी जो है वो किसके अंतर्गत आएगी? भारोपीय परिवार के अंतर्गत आएगी। ये चीज़ आपने याद रखना है। इन नामों को याद करने की ज़रूरत तब है अगर आप, फिर से मैं कहूँगा कि यूजीसी नेट वगैरह की परीक्षा देने में जाएँगे, तो वहाँ पर पूछी जाती हैं। दूसरा आता है प्रशांत महासागरीय भूखंड, तो ये इसमें आती हैं आपकी 4 बोलियाँ। सिंपल सा आपने इतना ही याद रखना है कि 4 बोलियाँ नहीं, सॉरी, 4 परिवार आते हैं इसमें। ठीक है? भाषा परिवार। मलय पोलिनेशियाई और पापुई ऑस्ट्रेलियन दक्षिणी पूर्वी एशियाई। ठीक है? तो ये 4 इसके अंतर्गत आएँगे। अफ्रीकी भूखंड के अंतर्गत 3 आ जाएँगी। ठीक है? सुदानी, बंटू, होतोत और बुशमैनी। फिर आपका अमेरिकी भूखंड आता है जिसमें सिर्फ अमेरिकी परिवार की भाषा आती है। तो इन 4 भौगोलिक क्षेत्रों को याद रखिए। इन 18 जो इनके भाषा परिवार हैं, इनको याद रखिए। और सबसे अंतर्गत महत्वपूर्ण जो है वो यूरेशिया है, जो हमारे भारोपीय परिवार को अपने में समाहित किए हुए हैं। तो चलिए, ये तो बात होगी हमारा जो परिवार निकल गया, अब भारोपीय परिवार। इसको हम देख लेते हैं कि भारोपीय परिवार क्या है? इसके अगर हम अन्य नाम की बात करें, यहाँ से पहली लाइन से आपको एक प्रश्न बनता है कि इसका अन्य नाम क्या है? तो इंडो जार्मनिक, भारत हित्ती या फिर आर्य परिवार। हमारे काम का चीज़ यहाँ है, आर्य परिवार। ठीक है? हम मेनली इसी चीज़ को ही पढ़ते हैं, आर्य परिवार के बारे में। फिर 10 शाखाएँ हैं इसकी आगे, सतम वर्ग और केतुम वर्ग। 2 वर्गों में इन 10 शाखाओं को बाँटा गया है। सतम वर्ग के अंतर्गत आपकी 4 आती हैं और केतुम वर्ग के अंतर्गत आपकी 6 जो है इसमें ये भाषाएँ आती हैं। ठीक है? हो सकता है आपको इनके बारे में पूछा जाए, सतम और केतुम वर्ग इसके शाखाएँ हैं, है ना? तो ये है आपकी भारोपीय परिवार की 2 शाखा। 10 इसके अंतर्गत आती हैं, इसमें आपके सतम में 4, केतुम में 6 आ जाएँगी। हमारी जो भाषा है देखिए फिर से हिंदी, यहाँ पर और जाके जाना है हमने इसमें, वो आ जाती है आपकी भारत ईरानी। सतम वर्ग के अंतर्गत एक इन 4 अ, शाखाओं में एक चीज़ आती है, वो कौन-सी आपकी भारत ईरानी या उसको कहते हैं आर्य, सतम वर्ग के अंतर्गत, है ना? इसको आप लिख लीजिए, सतम वर्ग के अंतर्गत, है ना? यहाँ पर लिखा है देखिए, सतम वर्ग की 4 भाषाओं में प्रमुख हैं भारत ईरानी का तीसरा जो उपवर्ग है वो भारतीय आर्य भाषा के नाम से है, भारत ईरानी। सबसे पहले सतम वर्ग आ जाएगा, सबसे पहले वैसे भारोपी आ जाएगा। भारोपी परिवार के बाद उसकी 10 शाखाओं को 2 भागों में विभाजित किया है, सतम और केतुम में। सतम में आपका क्या आ जाएगा? आएगा भारत ईरानी। भारत ईरानी का आएगा तीसरा उपवर्ग, तो उसी का नाम है भारतीय आर्य भाषा। यहाँ देखिए, अब हम भारतीय आर्य भाषा तक
पहुंच गए। ईरानी के 3 वर्ग हैं आगे उपवर्ग, वो कौन कौन से हैं ना, एक ईरानी है, दूसरा आपका दरद है, दरद ऐसे वाला दरद है, तीसरा आपका जो है ये है भारतीय आर्य भाषा। सबसे पहले आएगा इसमें ईरानी, दूसरा आएगा दरद, तीसरा आएगा भारतीय आर्य भाषा, और हमारे काम की जो भाषा है वो है इसका तीसरा उपवर्ग भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, और भारतीय आर्य भाषाओं को भी आगे 3 चरणों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से चरण है, ये चरण हमें अब याद रखने हैं। यहां से हमारा काम अब हिंदी साहित्य के लिए है। भारतीय आर्य भाषाएं सबसे पहली प्राचीन, फिर उसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, फिर उसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। तो ये 3 चरणों में हम देखते हैं। तो देखिए कहां से थे हम, सबसे पहले हम भाषा में थे। भाषा को हमने डिफाइन कर दिया कि भाषा ये चीज होती है, फिर भाषा के तत्वों को जान लिया कि ये चीजें हैं, फिर भाषा के विशेषताएं जान ली, वो चीजें हैं, भाषा के विविध रूप जान लिए, भाषा के विकास के चरण जान लिए, फिर उसके बाद विश्व की भाषाएं जानी कि 3000 के आसपास भाषाएं हैं, 2 भाषा परिवार हैं, उन 2 भागों में उसको विभाजित किया गया है, 4 भौगोलिक क्षेत्र हैं, 18 भाषा परिवार हैं। 18 भाषा परिवारों में यूरेशिया जो परिवार है उसके अंतर्गत भारोपीय भाषा आती है ना। वो भारोपीय परिवार की भाषा में ही हमारी जो है सतम और केतुम वर्ग 2 आते हैं। उन सतम वर्ग के अंतर्गत 4 भाषाओं में से एक जो आपकी आती है वो भारत ईरानी है। भारत ईरानी में जो आपका 3 भाग उसके हैं, तीसरा जो भाग है वो हमारा भारतीय आर्य भाषा का है, और भारतीय आर्य भाषाओं को हमने आगे 3 भागों में विभाजित किया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, या इसको प्रागैतिहासिक भारतीय भाषाएं भी आप कहते हैं, फिर दूसरे नंबर पर मध्यकालीन आ जाएंगी, फिर तीसरे नंबर पर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं आ जाएंगी। और इन्हीं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं से हमारी आके हिंदी, जो उड़िया, बंगला, गुजराती वगैरह वगैरह जो निकलती हैं यहाँ की भाषाएं, उनके बारे में हम देखते हैं, और उनमें भी हम एक ही भाषा को देखते हैं, वो है हमारी हिंदी भाषा। तो इस तरीके से हम पूरा का पूरा ये विकास क्रम इसका देखते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक बात कि कैसे हम हिंदी तक पहुंच गए। सबसे पहले आ जाएगा आपका भारतीय आर्य भाषाओं में प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। यहाँ पर देखिए सिंपल सा आपने थोड़ा सा ही याद रखना है। सबसे पहले जो आपकी, यहाँ पर इस स्लाइड को एक बार देख लेते हैं फिर से। यहाँ पर देखिए आपकी जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं, मैंने आपको कहा कि यहाँ से आपका काम ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें देखिए प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का जो समय है 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व तक, देखिए कितना ज्यादा समय रहा इसका, जो आपकी भारतीय आर्य भाषाएं हैं। तो एक तो आपको ये समय याद रखना है, क्योंकि आपको परीक्षा में यही पूछा जाएगा। ठीक है, कि इनका समय कब से कब तक रहा है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, इसके आगे 2 भाग हुए हैं। 2 भाग कौन से हैं वो आगे वाली स्लाइड में हम बाद में देखेंगे। एक तो आपका वैदिक संस्कृत, दूसरा आपका लौकिक संस्कृत। ठीक है, तो उन वैदिक और लौकिक संस्कृत का भी अलग अलग अपना अपना टाइम है, वो आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पर मेनली जो चीज है वो चीज ये है कि प्राचीन जो भारतीय आर्य भाषाएं थी वो कब से कब तक रही हैं। बाद में देखेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी और आती हैं, वो आपने बाद में देखनी है। ठीक है, फिर 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक, ये तक यहाँ तक का जो समय है वो क्या है, वो आपका मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय है। फिर 1000 ईस्वी से लेकर के अभी तक निरंतरता से जो चला आ रहा है, इसको हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का समय मानते हैं। ये चीजें भी आपने इसमें याद रख लेनी है कि आपका जो देखिए इनका समय है, देखिए जो आपकी ये है 3 जो चरण है इसके, इनके तीनों के समय को आपको मोटे तौर पर याद रखना। फिर अगर आपको पूछा जाए यहाँ पर वैदिक संस्कृत का समय कब से कब तक था, तो वैदिक संस्कृत का आ जाएगा 2000 ईस्वी से लगभग आपका 800 या के आसपास। ठीक है तो वहां तक आ जाएगा ये। दूसरे नंबर पर आपका जो लौकिक संस्कृत आएगी, यहां पर इसको देख लेते हैं, है ना। ये सबसे पहले जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में वैदिक संस्कृत आ जाएगी, इसको हम प्राचीनतम भाषा भी कहते हैं, हिंदी की जननी भी इसी को कहा जाता है। ये चीज भी आपको यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता है। देखिए या तो आपको ऐसे प्रश्न पूछता जाता है कि विश्व की भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा, तो वो कौन सी है, संस्कृत है। संस्कृत भी अगर 2 होंगी, तो अगर आपको वैदिक संस्कृत अलग से दिया गया तो आपको वैदिक संस्कृत की ओर जाना पड़ेगा। अगर वहां पर प्राचीन संस्कृत लिखा होगा तब आप प्राचीन संस्कृत कीजिएगा। ये गलती मत करना कि यहाँ पर सिंपल आपने संस्कृत कर दिया। प्राचीन का मतलब सबसे पहली जो संस्कृत थी वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका समय था देखिए वैदिक संस्कृत का लगभग 2000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक। इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो वो आपकी इच्छा है। अन्य नाम है इसके वैदिक,
वैदिकी, छंदस या फिर छांदस। अब ये वैदिकी, छंदस, छांदस वगैरह वगैरह कैसे बना, इस चीज के बारे में आपको थोड़ा सा याद रखना है। ये देखिए, जो आपका ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं थी या वैदिक संस्कृति, इसका नाम इसलिए पड़ा कि वेद जो लिखे गए हैं वो ज्यादातर किस में लिखे गए हैं, इस भाषा में ही लिखे गए हैं, वैदिक संस्कृत में। तो एक तो ये याद रखिए कि जो वैदिक संस्कृत थी तो वो उच्च वर्ग की, या जो क्षत्रिय वर्ग था या जो ब्राह्मण वर्ग था, उस वर्ग की ये भाषा मानी जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम देखते हैं कि इसका जो दायरा था वो सीमित होता गया धीरे धीरे, और इसी वजह से हम बाद में जो लौकिक संस्कृत या लोगों की जो संस्कृत थी उस तक पहुंचे। लौकिक का मतलब यही होता है ना, जो लोगों में हो, प्रचलित हो। कहते हैं ना कि सिर्फ सांस लेना ही जिंदगी नहीं है, जिंदा दिखना भी जरूरी है। तो इसलिए आप लोग बीच बीच में खांसते रहिए, कुछ और चीज करते रहिए, ताकि मुझे लगा रहे कि आप हैं, है ना। क्योंकि जब स्क्रीन आपके साथ शेयर करते हैं यहाँ पर, तो फिर मुझे आप लोग नहीं दिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज वगैरह आ जाती है थोड़ी बहुत। ठीक है, तो वैदिक संस्कृत की हम बात कर रहे थे। विश्व की, ये हमारी भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत हिंदी भाषा की जननी भी मानी जाती है। ठीक है, कुछ विशिष्ट वर्ग या अभिजात्य वर्ग की ये भाषा रही है। ठीक है, इसी के चलते इसमें कलिष्ठता हमें देखने को मिलती है, या फिर यूं कहें कि उसमें जो एक दुर्हुता हमें देखने को मिलती है, और उसी से छुटकारा पाने के लिए बाद में लौकिक संस्कृत का आविर्भाव हुआ है। इसके अन्य नाम वैदिकी, छांदस या छांदस भी कहा गया। छंदों की अधिकता के कारण ही इसे क्या कहा गया है, छंदस कहा गया है। ठीक है, कि वेदों की जो ऋचाएं होती थी वो किस में लिखी जाती थी, वो छंदों में लिखी जाती थी, और छंदों में इसकी ऋचाओं का लिखा होने के कारण ही इसका नाम पड़ता है आपका छंदस या छांदस। ये आप याद रखिए, हो सकता है आपको कई बार ऐसे पूछा जाए कि छंदस या छांदस किसका जो अलग रूप है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज इससे देखते हैं आप क्या है, कि यहाँ पर हिंदी भाषा का जो व्याकरण है, यहाँ की जो ध्वनियां हैं वैदिक संस्कृत की, वो आज भी हमारी हिंदी में वैसी की वैसी देखने को मिलती है ना। तो इसको आप याद रखें। लौकिक संस्कृत देखिए, वैदिक संस्कृत का अगला रूप है, जो सामान्य जन के लिए समझना आसान था, वनस्पत वैदिक संस्कृत के। इसे पुराणों की भाषा भी कहा जाता है। तो वैदिक से आप वेद समझिए, और लौकिक से आप पुराण समझिए। दो चीजें हैं, वेदों की भाषा क्या थी आपकी, लौकिक संस्कृत थी। पुराणों की भाषा आपकी क्या आ गई, सॉरी, वेदों की आपकी वैदिक संस्कृत, पुराणों की आपकी लौकिक संस्कृत। लौकिक मतलब लोगों के लिए जो चीजें आसान करके, सरल करके, जैसे आप सीरियल वगैरह देखते हैं ना, उसमें सिंपल सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो अष्टाध्यायी में पाणिनि ने यही चीज तो की उन्होंने, कि उन्होंने जो भाषा थी उसको जन सामान्य के लिए प्रयोग में लाने की बात उन्होंने कही है। ठीक है, व्याकरण के जरिए, अपने अष्टाध्यायी के जरिए। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि जो ये अष्टाध्यायी है, ये लौकिक संस्कृत का उदाहरण है। जो वेद व्यास जी का महाभारत है वो लौकिक संस्कृत के उदाहरण है। क्योंकि तभी आप देखते हैं कि महाभारत का जो अब लाइव या क्या बोलते हैं उसको, प्रसारण, ये चलता रहता है आजकल भी हमारे घरों में। तो मतलब इसमें भी कैसी भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जो बहुत सिंपल सी है, साधारण सी, जिसको आम जनमानस इजिली समझ जाता है। तो इसीलिए लिखा गया है कि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है ये लौकिक संस्कृत का एक उदाहरण है ना। और वेद जो है आपके, वेदों की भाषा आज हम देखेंगे तो हमें भी वो मुश्किल लगेगी। वो मतलब सिर्फ और सिर्फ जो उच्च वर्ग की भाषा थी वो उस वक्त थी, इसलिए इसमें हम देखते हैं कि ये आम जनमानस से दूर हो गई थी। लौकिक संस्कृत में फिर ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाने लगा जो हर एक व्यक्ति के लिए, तो जो क्या हो गई, ग्राह्य हो गई, जिसको वो आसानी से समझ सकता था। तो जनता तो यही करती है ना, जो सामान्य जन है वो तो उसी भाषा को इस्तेमाल थोड़ी ना करेंगे। आज भी हम जब अपने गांव में जाएंगे, आप देखते हैं, खासकर ये नीचे लोअर मंडी एंड खासकर आपका कांगड़ा, होंगे आप शायद कुछ लोग, तो ज्यादातर वो अपनी कांगड़ी में ही बातें करते हैं। आज हम एचपी यूनिवर्सिटी में देखते हैं, तो हम देखते हैं कि वो लोग आज भी, जैसे ये चंबा के लोग हो गए कुछ, मतलब अपनी क्षेत्रीय बोली में ये ज्यादा अच्छी तरीके से कंफर्ट करते हैं बात करना। लौकिक संस्कृत का समय है आपका देखिए 800 से लेकर के 500 ईस्वी तक का। तो यहाँ पर आपका जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं थी ये खत्म हो जाती हैं। यहाँ पर सिंपल सी आपको ये चीजें याद रखनी है। सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी थी, वो थी ये कौन सी कहते हैं उसको, वैदिक संस्कृत, है ना। और यही हिंदी भाषा की जननी मानी जाती है, यहाँ से इसका विकास हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें आपने याद रखनी है ना। इन चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं, एंड कल फिर मिलेंगे हम इसी समय। तो इसको मैं हटा दूं, कल हम पढ़ेंगे आपका फिर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं एंड आपका जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं उनके बारे में।